हेलो एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, कुछ कॉम्बिनेशन देखे थे हमने कंडक्टर्स के। और सो कॉल्ड हम उसे एक वायर की तरह भी आइडिया दे सकते थे कि अगर उस अरेंजमेंट का हमारे पास कोई वायर होता तो करंट अगर उस समय बह रहा होता उसके अंदर से और किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता तो वो कितना रजिस्टेंस बनता। मैंने आपको करवाए थे कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने दो सेल को लेकर के कराया था। उससे भी लास्ट क्लास में मैंने कुछ रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन कराए थे क्यूबॉइड में से लेकर के, कि क्यूबॉइड के थ्रू डिफरेंट फेसेस के थ्रू हमेशा डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है। इस बात से मैं आपको ओवरऑल ना ये आइडिया देना चाहता था कि किसी भी तरीके से हमें दो बात का ध्यान रखना पड़ता है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए, कि उस अरेंजमेंट में से किस कन्फिग्रेशन के थ्रू करंट ट्रैवल कर रहा है और कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया उस करंट को फेस करना पड़ रहा है। और उसी को हमने वैल्यू में पुट किया था रो एल अपॉन में ए। ठीक है। अब जब मैंने इमीडिएट लास्ट वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैंने एक होमवर्क प्रॉब्लम दिया था कुछ इस तरीके का, कुछ ये अरेंजमेंट था। ये एक वायर है जिसका ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। क्लियर है बात। तो मैंने आपको एक सवाल ये भी कराया था दो सेल को लेकर के, बेसिकली इस फेस और इस फेस के अक्रॉस हमने करंट को ऐसे करके फ्लो कराया था। तो हमें इसमें ये आइडिया मिला था कि जब भी करंट ना इसमें फ्लो होगा, जब भी करंट इसमें फ्लो होगा तो इसका एरिया ना बढ़ रहा होगा। एरिया वेरिएबल है, एरिया फंक्शन है किसका, लेंथ का। तो पहले मैं यहाँ पर ना डी आर कैलकुलेट करूँगा। एक छोटा सा एलिमेंट हमने माना था, मैं आपको भी चीज़ें रिकॉल करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। क्लियर है बात। एक सेल हमने माना था एक्स पे जाके डी एक्स का, ठीक है। और इसने डी एक्स लेंथ के थ्रू कुछ भी एरिया में चेंज नहीं आ रहा था तो 4πr² ही हो गया था। क्लियर हो रही है बात। और फिर मैंने इनके कुछ रेडियसेस दिए थे। तो इस सवाल में एरिया था फंक्शन ऑफ लेंथ। क्लियर है बात। ठीक इसी तरीके से इस सवाल में भी जब करंट ऐसे जा रहा था, मैंने सवाल में करंट की डायरेक्शन दी थी, ये रो मटेरियल से बना हुआ था, इसमें इस छोटे वाले का रेडियस दे रखा था मैंने कि ये ए हो गया और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस बी दे रखा था। करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा था। अगर करंट जब ऐसे फ्लो होगा, और इस सवाल को आसान बनाने के लिए ना मैंने इसको कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पे रख दिया, इससे कुछ चीज़ आसान हो जाएगी। पहली बात तो ये ना, अगर आपका वो आंसर आ गया था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था, ये अगर आप सबका आंसर आ गया था तो वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेट, आपने चीज़ें अच्छे से समझी। ठीक है। और जिनका भी ऐसा आंसर नहीं आया था तो बेटा प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, और जिनका आंसर ऐसा आ भी गया था ना वो भी एक बार प्लीज़ प्रोसेस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मैं किस तरीके से आइडिया अराइज करता हूँ कि कब वे एरिया ना वेरिएबल है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, किस तरीके से ना लेंथ का फंक्शन बन रहा है इस सवाल में एरिया, और बेसिकली सो कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। चीज़ें ऐसे करके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं ना जब करंट इसमें, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, डिस्क का ना रेडियस बढ़ रहा है। जब एक्स 0 था तब डिस्क का जो रेडियस था ना या क्रॉस सेक्शन एरिया जो था वो ये हो गया πa²। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और जब लेंथ पूरी x जब l हो गया, x यहाँ 0 था, बढ़ते बढ़ते l लेंथ हो गया वायर का, तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये मान लिया a1 हो गया, ये मान लिया a2 हो गया, यहाँ पर जो एरिया है वो हो गया πb²। मैंने आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि ये सब मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि एरिया जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो वो चेंज हो रहा है। अब मैं कैसे भी करके ना क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ को आपस में रिलेट करना चाह रहा हूँ।
क्लियर है बात। अब देखिए, अगर मैं जरा ध्यान से देखूं ना इस सवाल को, मैंने इधर मान लिया y एक्सिस, इधर मान लिया x एक्सिस। क्लियर है। तो ऐसा मैंने पहले किया क्यों? इसको ओरिजिन पे मान करके फायदा ये होगा कि अब कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से, पॉजिटिव एक्सिस से कोई एंगल बना रही है तो उसका स्लोप अपने को पता है क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। स्लोप ही तो लिखते थे, या फिर डायरेक्टली अगर हम बोले तो टेन थीटा। क्लियर है बात। टेन थीटा भी ले सकते हैं। बाकी अगर आपको थीटा वीटा ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा अभी, तो अभी सिर्फ आप सिंपली इतना सोचिए कि कितना इसको स्लोप मिल रहा होगा, dy अपॉन में dx। ये चेंज कितना आ रहा है। क्लियर है बात। अब देखिए, तो अगर मैं इसके एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस लिखने से पहले मैं इसके y का, क्योंकि चेंज कौन सी लाइन हो रही है, ये लाइन चेंज हो रही है। रेडियस चेंज होने का मतलब क्या है कि ये वाली लाइन चेंज हो रही है। अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख पाया ना, तो कहीं ना मैं इसके रेडियस के फंक्शन को उसके डिस्टेंस से कैटर कर सकता हूं, मैं उसको रिलेट कर सकता हूं डिस्टेंस को और एरिया को। क्योंकि एरिया बदलेगा क्यों, क्या बदला एरिया में, सिर्फ रेडियस तो बदला। अगर मैं किसी भी तरीके से मैंने रेडियस को कैटर कर लिया, रेडियस को मैंने लेंथ से रिलेट कर दिया, मतलब y को मैंने अगर x से रिलेट कर दिया, तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। यही सोचना था इस सवाल में। अब देखिए, तो अगर मैं इसमें y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखूं, इस सवाल में ना y ही हमारा तो रेडियस है। जैसे जैसे हम x का आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे y ही तो चेंज हो रहा है हर डिस्क का, हर डिफरेंशियल छोटे डिस्क का। क्लियर हो रही बात। अब देखिए, तो y क्या होगा, स्लोप। स्लोप क्या होगा इसका, चेंज इन y कितना है, b माइनस a, ये हो गया चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। x यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे l है, तो l माइनस जीरो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ये क्या आ गया, स्लोप आ गया। y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। क्लियर है बात। अब देखिए, अब इस सी पॉइंट को अगर मेरे को निकालना हो तो जरा सोच के देखो, अगर मैं x को जीरो धर दूंगा तो y जो आएगा वही तो c होगा। अगर इस वाली इक्वेशन में मैं x को जीरो धर दूंगा तो जो मेरे को y मिलेगा वो c ही होगा। मेरे को c का पता लगाना है ना। अगर मैं यहाँ पे x जीरो धर दूँ तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। मिलना क्या चाहिए x जीरो पे, y, a मिलना चाहिए, तो यहाँ a ही तो बनेगा ना। मतलब जब x, अगर मैं इसमें जीरो रख दूँ इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे को y असलियत में क्या मिलना चाहिए, a, तो c मेरा क्या हो जाएगा, a। यहाँ मैंने c अपनी वैल्यू। क्लियर है बात। तो ये मेरी आ गई इक्वेशन। बेसिकली यहाँ पे y रेडियस है एंड x लेंथ है। ये सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी था इस सवाल में। क्लियर है बात। अब देखिए, मैं ये जीरो को हटाने जा रहा हूँ बेटा। अब देखिए, अब मेरे को वो इक्वेशन मिल गई जिससे मैं रेडियस को ना x के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ। इतना मैंने अभी से अपने दिमाग में सेट कर लिया है, मैं समझ भी चुका हूँ ये बात। एज ए स्टूडेंट मैं बातें अपने आप से कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे को बड़ी डिस्क मिलती जा रही है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि करंट जिस कॉन्फ़िगरेशन में जाता है कंडक्टर में, उसी कॉन्फ़िगरेशन का क्रॉस सेक्शन एरिया लेना होता है। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स पे जा करके एक ना dx का, किसी भी x पे जा करके एक ना dx विड्थ का मैं एक डिस्क को काटता हूँ, ऐसे करके देखिए। मैं किसी भी x पे गया और मैंने यहाँ पे dx विड्थ का एक डिस्क को काट लिया, क्योंकि मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा था, तो मैं उतना कम dx चला ना, dx इतना स्मॉल है
dx इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल है कि जिससे मैं dx डिस्टेंस ट्रेवल किया ना तो जो डिस्क का जो रेडियस है ना वो बढ़ा ही नहीं। dx इतना स्मॉल है कि जो रेडियस है ना वो कांस्टेंट ही रह गया। मेरे को पता है ये बात कि यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा जैसे मैं dx चल रहा हूँ, बट dx इतना छोटा है कि ये चेंज ही नहीं हो पाया रेडियस। क्लियर है बात? तो अब ये हमारे पास क्या बना होगा, एक dx विड्थ का डिस्क बना होगा और इस डिस्क का ही एक dr स्मॉल रेजिस्टेंस होगा। एक बार बेटा मैं देख लूँ वो कट तो नहीं रहा ना, ठीक है। ये अगर ये dr है और इसी dr को मैं अगर इंटीग्रेट कर पाऊं तो मेरे को r मिल जाएगा, सिंपल। अब देखिए पहले अगर मैं dr लिख पाया तो मैं इंटीग्रेट करके r निकाल दूंगा। अब dr लिखने की कोशिश करते हैं और dr लिखूंगा किसका, एक डिफरेंशियल एलिमेंट का। डिफरेंशियल एलिमेंट कौन सा है, ये। तो मैंने क्या किया, किसी भी x वेरिएबल लेंथ पे गया तो एक मेरे को y रेडियस मिल गया होगा और इस y और x को मैं पहले ही इक्वेट कर चुका हूं इस इक्वेशन के थ्रू। इसीलिए मैं इंटरेस्ट ले रहा था इस y और x को रिलेट करने में, क्योंकि मेरे को आइडिया तो पहले ही मिल गया था कि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं x पे बढ़ रहा हूँ। आई होप बेटा आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। तो अगर मैं dr लिखूं तो dr क्या होगा, मटेरियल का रो रेजिस्टिविटी। और उससे पहले मैं dr देखो तो मैं इसको नहीं देखना चाह रहा, मैं इसको देखना चाह रहा हूं पहले। तो रो और इसमें लेंथ कितना चला मैं, dx, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा बेटा, रो आर क्या होता है, रो एल बाय ए। तो रो कांस्टेंट है, पूरा पूरा मटेरियल का रो कांस्टेंट है रहेगा। एल कितना चले वो इस डिफरेंशियल के लिए, क्योंकि मैं dr लिख रहा हूं ना तो मैं लेंथ किसकी लिखूंगा, डिफरेंशियल एलिमेंट की। कितना चला मैं, dx चला। और इस पूरे dx के दौरान, इस पूरे dx के दौरान क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस में लगे लिख दे, क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन्स सेम। ऐसी बातें हम पहले भी सवालों में कर चुके हैं। आपको बेसिक क्वेश्चन जो मैंने कराए थे, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे पहले वाले में भी हमने ऐसी ही बात करी थी कि अगर मैं ना आर बढ़ रहा हूँ तो मेरा 4πr² चेंज नहीं हो रहा, पूरे का पूरा स्फेयर था। वो जो दो सेल वाले मैंने सवाल जो कराए थे होलो स्फेयर वाले, उसमें कि इसमें जैसे ही आर बढ़ रहा हूँ तो मेरा एरिया नहीं चेंज हो रहा, मेरा 4πr² ही रह रहा है। आप लोग देखना बेटा वाला वीडियो, आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। तो यहाँ पर वही लॉजिक लगा रहे हैं हम। और लॉजिक क्या, बेसिकली कैलकुलस आया ही इसीलिए था कि हम एक वेरिएबल में इतना छोटा चेंज करें तो दूसरा वेरिएबल चेंज ही ना हो। क्लियर है बात? तो कितना हो जाएगा इसका पूरे का रेडियस, y हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, πy²। तो अब बेटा मेरे को इसी को r को इंटीग्रेट करना होगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखिए मैं करने जा रहा हूँ। अब देखिए ये इक्वेशन बता रही है कि y और x कैसे रिलेटेड है, तो मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास जो dr आएगा उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, रो अपॉन में पाई, तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ऊपर हो गया dx और नीचे y² लिखना है, इसमें से y की वैल्यू क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, ये वो रिलेशन यूज करूंगा जिससे y और x रिलेटेड हो रहा हो। तो b - a अपॉन में l इंटू में x प्लस a, क्लियर है बात। और इसका स्क्वायर और न्यूमरेटर में dx। देखिए बेटा ये अब सवाल होने जा रहा हो, नोट कर लो बेटा एक बार। देखिए
तो अगर मैं अब इसको इंटीग्रेट करूँ तो मेरे को इंटीग्रेट जब मैं करूँगा इसे, तो देखिए बेटा तभी मेरे को आर मिलेगा। क्लियर है बात? और आर पूरा 0 से लेकर के आर तक होगा। ये आर 0 क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि या तो ये वायर 0 होगा ही नहीं, और अगर पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आर तक जाएगी लिमिट। क्लियर है बात? और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे आप? एक्स की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के एल तक, तो 0 से लेकर के। क्लियर है बात बेटा? अब इसमें ना मैं एक ना मैथमेटिक्स का टेक्निक लगाऊंगा। ये मेरे को बहुत बड़ा इक्वेशन जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैं इसका नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको बोलूंगा मैं जेड, और फिर मेरे को डिफरेंशियल को भी चेंज करना पड़ेगा, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है तो मेरे को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब जब भी मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो मेरे को डिफरेंशियल चेंज करना पड़ेगा और लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं बेटा स्पेस थोड़ा क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, देखिए तो अगर मैं b माइनस ए अपॉन में l इंटू में x प्लस a को अगर मैं z पुट कर दूँ, और अब मैं इसे ना बोथ साइड में डिफरेंशिएट करूँ, उससे पहले मैं लिमिट रख लेता हूँ। कैसे? अगर x की वैल्यू 0 रख दूँ मैं यहाँ पे, पहला पॉइंट तो ये देखने वाली, अगर x की वैल्यू मैं 0 रख दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो z आ जाएगा वो a आ जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू l रख दूँ तो जो मेरे पास z आएगा वो b आएगा। वैल्यू आप रख के देख सकते हैं, यहाँ पर l रखेंगे तो l कट जाएगा, a से ही कट जाएगा b। और अब इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बोथ साइड, क्योंकि मेरे को dx की वैल्यू लेकर के आनी है। क्लियर है बात बेटा? b माइनस ए अपॉन में l कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ पर dz बाई dx होगा, और यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकालूंगा, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dz l बाय b माइनस ए। देखिए, और अब इस चीज को मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो देखिए मेरे पास जो r जो आने वाला होगा वो ऐसा आने वाला होगा कि जब x की वैल्यू 0 थी तो z a था, और जब x की वैल्यू l तक पहुंची तो z b हो गया। और बाकी की चीज़ों को मैं ऐसे करके केयर करूँगा कि रो अपॉन में पाई dx की जगह dz l अपॉन में b माइनस ए, और ये हमारे पास z स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो जो इतना बड़ा इंटीग्रेशन दिख रहा था अब हमारा सिंपली ये हो गया। मैं लिमिट को अंदर लेकर के जाऊंगा, सारे कांस्टेंट्स को बाहर निकाल दूंगा, तो देखिए अब 1/z² का इंटीग्रेशन करूँ, उससे पहले बेटा मैं यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ। तो 1/z का इंटीग्रेशन माइनस का 1/z हो जाएगा, रो l पाई b माइनस ए,
और 1/z² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/z। और अब हम लिमिट इसमें पुट कर देंगे a से b तक, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला होगा वो होगा पाई b - a। यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे लिमिट की, तो हो जाएगा 1/a - 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b - a से b - a कैंसिल हो जाएगा, हम बस आ रहेगा रो l पाई, नीचे मल्टीप्लाई हो गई है, देखिए मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। b - a इधर हो जाएगा, ये b - a नीचे हो जाएगा a b, तो आपके पास वही आंसर आ गया जो मैंने आपको मैच करने के लिए बोला था। बट इसमें आंसर लाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, इसमें प्रोसेस आपने क्या अपनाया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप क्या सोच पाए कि जैसे लेंथ बढ़ रहा था वैसे एरिया बढ़ रहा था, और उस क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं, एरिया कब बदल रहा था, जब सिर्फ रेडियस बदल रहा था। क्या उसको आप रेडियस को और लेंथ को, रेडियस को और लेंथ को क्या आप रिलेट कर पाए, ये इसमें इंपॉर्टेंट था। बट आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं बेटा इंक भी डाल लेता हूँ मार्कर में, हल्का चल रहा होगा, विजिबल तो है ना ये, हल्का तो है बट बेटा विजिबल है। अब विजिबल रहेगा अच्छे से। चलिए बेटा आए, चलिए अब देखिए, आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ना, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के अलावा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि किस तरीके से हम ना ओम्स लॉ को किसी अलग नज़रिए से देख सकते हैं। जे बराबर सिग्मा इंटू ई, या ई बराबर रो इंटू जे, मैंने बताई थी बात। आप वेक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी तरफ जे वेक्टर होगा, यानी करंट डेंसिटी वेक्टर होगा, और फिर उसको सिग्मा के थ्रू रिलेट कराया था, या फिर रो के थ्रू भी रिलेट कराया था। ई बराबर रो, ई वेक्टर बराबर रो इंटू में जे वेक्टर, या फिर जे बराबर सिग्मा इंटू में ई वेक्टर। ठीक है, तो आप वेक्टर की तरह भी देख सकते थे इक्वेशन को नॉर्मली। ठीक है, अब ये जो ऑल्टरनेटिव ओम्स लॉ आया ना, तो बेसिकली हम ना ज़्यादातर ओम्स लॉ को ऑल्टरनेटिवली नहीं यूज़ करेंगे जब तक सवाल में मेंशन ना किया हो। अगर हमें ना किसी भी सर्किट को सॉल्व करना है तो हम नॉर्मल ओम्स लॉ को ही यूज़ करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं उसका आइडिया मैं आज आपको थोड़ा सा देने जा रहा हूँ। आई होप आपने चीज़ें तो थोड़ी बहुत करी होगी 10th क्लास में, अगर नहीं भी करी तो भी चीज़ें समझ में आएंगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कई बड़े सवाल होंगे जिनको समझने के लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ इन सर्किट। हम सर्किट में ना ओम्स लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास जो भी सर्किट आएंगे 90% केस में ज़्यादातर रेजिस्टेंस होगा, दो एलिमेंट और होंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर। बट अभी फिलहाल हम रजिस्टर पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि अगर कोई ना ऐसे करके वायर में बना हुआ है, ये बहुत लंबी वायर थी, इसमें हर जगह करंट को रेजिस्टेंस मिल रहा था, ये वायर करंट को रजिस्ट कर रही थी हर पॉइंट पे। तो हमें कुछ उस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर इस तरीके का जिगजैग मोशन दिखाना पड़ता है कि करंट आ रहा है और उसके पाथ में कुछ हर्डल आ रहा है, उसको जंप करना पड़ रहा है। ऐसा तो उसको पूरी वायर के थ्रू करना पड़ रहा था। ठीक है, बट हम उसे एक ही जगह पे दिखाते हैं थ्योरेटिकली, अपने पेन पेपर पे स्किल्स को यूज़ करके हम उसे एक ही जगह पे दिखाते हैं। ठीक है,
तो जो नॉर्मल वायर बनती है ना ऐसे करके, ऐसे इसको, इस वायर को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट पाथ, इसका रेजिस्टेंस होता है 0। और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कुछ मान लिया मैंने R होगा। अब एक बात समझना जरा ध्यान से, इसको बोला गया रजिस्टर। अब बेसिकली ना ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी तार का रेजिस्टेंस 0 हो या किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस 0 हो, कभी भी नहीं होगा ऐसा। बट सवालों में आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी तो वहाँ पे आप 0 रख करके सवाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ क्वेश्चन को कुछ सिखाना होता है, बाकी प्रैक्टिकल सिचुएशन तो यही है। और बेसिकली लोगों को लगता है कि सिर्फ ना तार का ही रेजिस्टेंस होता है, हर चीज़ का रेजिस्टेंस होता है, हर चीज़ का। असलियत में कैपेसिटर का भी रेजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है, इम्पीडेंस करके पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है बात? तो बेटा हर चीज़ का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हम एक रजिस्टर का यूज़ करेंगे। हर चीज़ का एक रेजिस्टेंस होगा करंट के अपोजिशन में, उस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हम ऐसा डायग्राम यूज़ करेंगे और हम उसे रजिस्टर बोलेंगे। अब मैक्सिमम केस में वो वायर ही होगा। जैसे कि कोई बल्ब भी होगा ना हमारा, तो बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो अपोज करेगा करंट को, किसी ना किसी अमाउंट तक तो अपोज करेगा ही। तो उस ओपोजिशन को दिखाने के लिए डायग्राम का यूज़ करेंगे और हम बोल देंगे अपने बल्ब को भी कई बार इस तरीके से, जैसे ये बल्ब हो जाएगा ना, इसको भी हम कई बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से बना देंगे कि जितना करंट ना ये यहाँ से यहाँ जाने में रोक रहा है, उसी तरीके से करंट को रोकने का मॉडल हम देखना ये इसको फिक्स कर रखा है। असलियत में तो वो बल्ब ही है, बट ये करंट को रोक रहा है तो उसका मॉडल हमने रजिस्टर को फिक्स कर रखा है। लोगों को लगता है ये हमेशा तार ही रहेगा, हमेशा तार नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। इट ऑलवेज एक्ट एज अ लोड। ये बात क्या है लोड? लोड का मतलब है, अभी इस पर मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद में, कंज्यूम एनर्जी। लोड का मतलब है ऑलवेज कंज्यूम एनर्जी। क्लियर है? ये हमेशा एनर्जी को कंज्यूम करेगा। अब देखिए, जो भी चीज एनर्जी को कंज्यूम करती है उसके अंदर करंट आई फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो भी चीज एनर्जी को कंज्यूम करेगी वो उसमें करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है। क्लियर है बात बेटा? अब देखिए, इसमें मैं एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ जनरल। आपने बेटा ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मेरे को और समझानी है कि बड़े सवालों का आइडिया लगा करके थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, ठीक है। आप लोगों ने उतार लिया होगा ये। अब देखिए, अगर मैं ना करंट की ही डायरेक्शन में जाऊँ, ऐसे करके ए से बी तक, मैं कैसे गया? जहाँ करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में गया। तो ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई कि मैं हाई टू लो चला गया, प्लस वाला ए पे है, माइनस वाला बी पे है, हाई से लो चला गया। जब भी मैं हाई से लो जाता हूँ तो मेरा ड्रॉप आता है, और ड्रॉप कितने अमाउंट का आता है? ड्रॉप बाय करंट इंटू रेजिस्टेंस के, ड्रॉप बाय आई इंटू आर, ड्रॉप बाय आई इंटू आर। अगर मैं आई की मल्टीप्लीकेशन आर से कर दूंगा तो जो हाई वाला पोटेंशियल है ना वो लो वाले से आई इंटू आर टाइम्स ज़्यादा है। या फिर अगर मैं हाई से लो जा रहा हूँ तो अगर ये वाला जो पोटेंशियल था और ये वाला जो पोटेंशियल था, तो मैं कह सकता हूँ कि जो बी वाला पोटेंशियल है ना वो आई इंटू आर के अमाउंट से लो हो रहा है। जैसे ड्रॉप का मतलब है हाई वाला ना, हाई वाले से अगर मैं लो पे जाऊंगा तो मैं इतने अमाउंट में कम कर दिया। देखिए कैसे, अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ हाई पोटेंशियल तो हो गया वी ए और लो वाला हो गया वी वी, किसके बराबर आएगा ये? आई इंटू आर के।
और यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूँ तो वी ए माइनस वी बी अपॉन में आर। जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ना उसको थोड़ा ध्यान सुनना आप। अगर मैं हाई पोटेंशियल से लो पे जाऊँगा, मतलब मैं अगर ना वी ए से वी बी पर जाऊँगा तो मैं एक बात कह सकता हूँ इस सिचुएशन में वी बी इज लोअर्ड बाय आई आर इन कंपैरिजन टू ए या वी ए। जो वी बी है ना वो कम है, कितना कम है, आई इंटू आर फैक्टर से, फैक्टर मल्टीप्लीकेशन से नहीं। आप जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से ना एक इक्वेशन बनाना चाहूँ कि वी ए बराबर वी बी प्लस में आई आर, यही आएगा। तो जो बी है ना वी बी, इसमें मेरे को आई आर जोड़ना पड़ेगा तब जा करके मैं ए के बराबर हो सकता हूँ। या फिर वी बी, अगर आपको वी बी बनाना है तो वी ए में से आई आर को लो कर दो, वी ए में से आई आर कम कर दो, तब जा करके आप वी बी पे आ जाओगे। वी ए कुछ यहाँ है, आई आर टाइम्स कुछ यहाँ है, ये हो गया वी ए और ये हो गया वी बी। अब बात आपको इस डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगी कि जो वी ए है ना वो आई आर टाइम्स आई आर फैक्टर से, जो वी ए है वो आई आर फैक्टर से ऊपर है। अगर मैं वी बी पे हूँ और मैं उसमें आई आर जोड़ दूँ तो मैं वी ए हो जाऊँगा, और अगर मैं वी ए पे हूँ उसमें से मैं आई आर घटा दूँ तो मैं वी बी आ जाऊँगा। क्लियर है बात? अगर आप ऐसे जाओगे तो ये हो जाएगा ड्रॉप। अगर आप ऐसे जाओगे तो ये आ जाएगा राइज। मतलब अगर आप बी पे हो और आई आर टाइम्स ऊपर चले गए और वो आर क्या है आपका रेजिस्टेंस जो भी उस सवाल में दे रखा है, आप अगर बी पे हो और आप अपोजिट टू करंट गए मतलब आपको बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है बात? क्योंकि करंट हमेशा हाई टू लो ही फ्लो होता है, क्योंकि आर हमेशा रजिस्टर है, आर ऑलवेज कंज्यूम एनर्जी, और जो भी चीज़ एनर्जी कंज्यूम करती है उसमें करंट हमेशा हाई टू लो फ्लो होता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका। तो बेटा ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना ये आपको बड़े बड़े सवालों में ना एक आइडिया देगी कैसे चीज़ों को जल्दी से सॉल्व किया जाए। ये मॉडल बहुत ही अच्छा है समझने के लिए। करंट हमेशा ऐसे जाता है, हाई टू लो, हाई टू लो। तो अगर आप करंट के अपोजिट जाओगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा आई आर को, अगर आप करंट के अपोजिट जाओगे। और अगर आप करंट के फ्लो में आओगे तो आपको वी ए में से ही घटा देना होगा आई आर, तब जा करके आप नीचे आ जाओगे। स्टेप है सब कुछ, स्टेप के तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। बाकी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आपको करंट निकालना रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस और वी को अगर आप रिलेट करना चाह रहे हो तो आप आई के थ्रू इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। नोट कर लो बेटा जल्दी से। चलिए देखिए छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेते चीज़ों को समझते चलते हैं। मैंने मान लिया ये वी ए हो गया और ये वी बी हो गया। वी ए है मेरा 12 वोल्ट पे और वी बी है मेरा 18 वोल्ट पे। ये हो गया मेरा 3 ओम रजिस्टर आर की वैल्यू। तो अब मेरे से अगर कोई आई पूछ ले तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? देखिए मेरे को पता है ये रजिस्टर है तो मेरे को दो बात तो हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ऑलवेज कंज्यूम एनर्जी, और अगर कंज्यूम एनर्जी है ऑलवेज तो इसके हाई पोटेंशियल से लो पे करंट जाएगा। एंटर किस पे करेगा? हाई पे। मैं आपको लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे रजिस्टर होता है तो आई एंटर
एट पॉजिटिव, ठीक है, आई एंटर एट पॉजिटिव। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑलवेज कंज्यूम एनर्जी, लोड की तरह ट्रीट करो ना इसे। तो अगर मेरे को पता है कि यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे 18 वोल्ट है और ये मेरा 3 ओम है, तो मेरे को पता है हाई वोल्टेज पे ये है, लो पे ये है, तो करंट ऑलवेज एंटर एट हाई पोटेंशियल, क्योंकि ये हमेशा रजिस्टर है, हमेशा एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब देखिए, तो वी हाई कितना है हमारे पास, वी हाई वोल्टेज वी बी माइनस वी ए अपॉन में आर बराबर आई, यही क्वेश्चन थी। उस वाले क्वेश्चन में हमारा वी ए हाई था, इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको पहले कराया था, इस वाले इलस्ट्रेशन में वी बी हाई हो गया। कहने का मतलब ये हमेशा हाई में से लो को घटाना है, क्योंकि करंट हमेशा हाई पे एंटर करेगा। क्लियर बात? तो बेटा 18 माइनस 12 बटे में 3 कितना आ जाएगा बेटा, ये 3 आ जाएगा। आई देखिए कितना आ जाएगा, तो ये 6 बटे 3 2, तो 2 एम्पेयर आ गया आंसर। क्लियर बात? दूसरा सवाल कर लीजिए। माइनस का 5 वोल्ट, माइनस का 25 वोल्ट, 10 ओम, आई बता दीजिए। चलिए बेटा मैं करने जा रहा हूँ, आप लोग ट्राई करते रहिएगा क्वेश्चन को पॉज करके। देखिए मैं करने जा रहा हूँ। मेरे पास हाई पोटेंशियल इस समय क्या है, ये -5 ज़्यादा नंबर है, -5 ओरिजिन के लेफ्ट साइड में यहाँ होगा और -25 ओरिजिन के काफ़ी दूर होगा। क्लियर है बात? तो बेटा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन में आर बराबर आई, यही इक्वेशन मैंने अप्लाई कर दी है। आप हमेशा ये थोड़ी ना कह सकते कि वी ए ही हमेशा हाई होगा, वी बी हमेशा हाई होगा। आप हाई वाले को पहले लीजिए, हाई माइनस लो। एक मैं चीज़ आपको बता दूँ, वी हाई माइनस वी लो अपॉन में आर बराबर आई, आप इसको स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। जो हाई होगा वो पहले होगा। हाँ बेटा विजिबल है, ठीक है। अब देखिए, तो मेरा जो हाई का वोल्टेज वो कितना था, -5 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो 20/10 कितना देगा आई, अगेन 2 एम्पेयर आ गया बेटा, बाई चांस, हमेशा 2 एम्पेयर थोड़ी ना आता है, बाई चांस आ गया। ठीक है, तो मैं कुछ और क्वेश्चन पे देने जाता हूँ। जैसे देखिए, ये हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया -6 वोल्ट, ये हो गया 2। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें हाई क्या होगा, 0, 0 हाई है, -6 कुछ 5 के भी नीचे होगा। ठीक है, तो देखिए 0 -6 अपॉन में 2 बराबर आई, हो जाएगा 6/2 बराबर आई, मतलब 3 एम्पेयर। आई कितना हो जाएगा, 3 एम्पेयर। क्लियर है बेटा? बस बेटा इसी तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक बात ना क्लियर कर दूँ, ये कैसे आ रहा है ये बाद में देखेंगे। कोई बड़ा सा सर्किट होगा उसके वजह से आ रहा होगा, तो हमें इस ब्रांच में सिर्फ इस 2 ओम के रजिस्टर से करंट निकालने का अभी हमने सीख लिया है। अब ये कैसे आया होगा वो जब बैटरी वगैरह पढ़ेंगे तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बेटा आराम से वीडियो को पॉज कर करके समझिएगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जैसे मैंने आपको ये टॉपिक जो भी चल रहा था ना, वही चीज़ है, मैंने छोटी सी सिखाई भी आपको कि कैसे ओम्स लॉ को किसी भी सर्किट में लगाया जाता है। बेसिकली सर्किट तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, मैंने एक सिर्फ ब्रांच सिखाया, एक नेटवर्क को कैसे ओम लॉ से रिलेट किया जाता है। अगर सर्किट की बात करें तो पहले मैं ना पूरे सर्किट को, मॉडल को एक बार देख लेता हूँ कि अगर कोई भी सर्किट है ना, तो इसमें मेरे को 2 चीज़ पढ़नी होगी, 2 एलिमेंट पढ़ने होंगे। सर्किट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। सर्किट होता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। विजिबल तो होगा ना ये? हाँ बेटा विजिबल। चलिए
इसमें होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स ना दो तरीके के होंगे। कुछ एलिमेंट सर्किट में सोर्स होते हैं, कुछ एलिमेंट सर्किट में लोड होते हैं। सोर्स कन्वर्ट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बेटा सोर्स होगा ना वो सर्किट में एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा, बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेगा, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली सोर्स होगा ना एक ना मैकेनिज्म होगा, एक मशीन तरीके से होगा कि एक फॉर्म की एनर्जी को लेगा और सर्किट में प्रोवाइड कर देगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अब जो चीज़ बन नहीं सकती वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और उसे ट्रांसफॉर्म कौन करेगा सर्किट में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में के रूप में कौन ट्रांसफॉर्म करेगा? सोर्स करेगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ ना एग्जाम्पल बता दूँ अगर आपको। एक चीज़ होती है इसको बोलते हैं ना सोलर सेल। ये ना रेडिएशन एनर्जी को यूज़ करेगा, सन की रेडिएशन एनर्जी को यूज़ करेगा। रेडिएशन एनर्जी से ये हमको दे देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी को कंज्यूम करेगा खुद, ये सोर्स रेडिएशन एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इस सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सोलर सेल की। ये रेडिएशन एनर्जी को तो कंज्यूम करेगा और सर्किट में प्रोवाइड क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये प्रोवाइड कर देगा सर्किट के अंदर। सोलर सेल क्या करता है? रेडिएशन एनर्जी को कंज्यूम करता है और प्रोवाइड क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। बेसिकली सोलर सेल इज अ मशीन जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है। क्लियर बात? और जो सर्किट में चाहे कैसी भी एनर्जी को इनपुट कंज्यूम करे, चाहे कैसी भी एनर्जी को कंज्यूम करे, हमेशा सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब होगा। तभी तो बेटा चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो भी सर्किट को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दे वो क्या बन जाएगा? सोर्स। सिंपली एक अगर और मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास? बैटरी। ठीक है, बैटरी बेसिकली बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। मल्टीपल सेल को लगा देंगे अगर हम तो हमारे पास क्या बन जाएगा? बैटरी। ये बैटरी क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को तो कंज्यूम करता है, केमिकल एनर्जी को तो कंज्यूम करता है और प्रोवाइड क्या करता है अपने को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि बैटरी भी तो एक सोर्स है। सोर्स हर वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड कराएगी सर्किट में। अब देखिए कहने का मतलब पता है क्या है? दिस इज थंब रूल। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोवाइड करा रहा है, जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है वो क्या हो जाएगा? सोर्स। चाहे वो कोई सी भी एनर्जी को कंज्यूम करके आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हो, वो उसकी खूबी होगी। इसकी खूबी क्या है? रेडिएशन लेकर के इलेक्ट्रिकल देगा। इसकी खूबी क्या है? केमिकल एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। इसके ऊपर ना कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा अभी, वैसे आप ये डिटेल में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में। क्लियर बात? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में पढ़ोगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूजेस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन अपने आप होना चाहे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इस ऐसे रिएक्शंस को जो अपने आप होना चाहे, उन रिएक्शंस को ना यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराती है। बेसिकली बेटा अगर ये रिएक्शन अपने आप होना चाहिए तो ये इसके जो रिएक्टेंट है वो आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन अपने आप कर रहे हैं और वही लेन देन इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी देगा। ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। डिटेल में पढ़ेंगे कभी जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं कुछ बातें तो उसकी यूज़ भी करूँगा, लेकिन सिर्फ उन बातों को यूज़ करूँगा जो कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से में इम्पॉर्टेंट है। क्लियर बात? नोट कर लीजिए बेटा।
लोड क्या होगा हमारा, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लोड हर उस एलिमेंट को बोलेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कंज्यूम करेगा और किसी और रूप में हमको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। जैसे पहला एग्जांपल मैं इसको लेकर के समझा दूंगा आपको। तो पहला एग्जांपल है हमारा फैन। फैन क्या करता है, कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। बेटा फैन तो तभी चलता है जब स्विच ऑन करते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा और हमें प्रोवाइड क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी, हवा देगा ना। बेसिकली हवा प्रोवाइड नहीं कराता है, कमरे की जो हवा होती है ना उसी में मोशन को ला देता है वो, तो हमें हवा लगती है, ठंडक फील होती है। फिर अभी तो फैन नहीं चलाते हैं, ठंड इतनी पहले से पड़ रही है। तो कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर बात। ठंड पड़ रही तो बेटा नहा भी लिया करो, ठंड तो पड़ ही रही है लेकिन फिर भी पढ़ाई भी करो और नहाओ भी, ठीक है। चलिए देखो फैन हो गया, क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा एग्जाम्पल है हीटर। हीटर बेसिकली क्या करेगा, कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और देगा क्या हमें, प्रोवाइड हीट या हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। बेसिकली हीट एनर्जी बोलना सही रहेगा। हमारे कमरे को आजकल के मौसम में गर्म भी कर देता है, ठीक है, ठंडक पड़ रही है ना। वह वीडियो बेटा कभी भी देखो, अभी तो ठंडक है यहाँ पे। मैं कहने वाली बात पता है इसको मैं सर्कल क्यों कर रहा हूँ, याद होगा सोर्स में ना जो चीज़ प्रोवाइड हो रही थी वो फिक्स था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट लोड के टाइम में जो चीज़ कंज्यूम हो रही है वो फिक्स है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बेटा तभी तो मैंने इसको दो अलग अलग दूर दूर पे रखा। जो काम ये कर रहा है ना वो काम ये कभी नहीं कर सकता, जो काम ये कर रहा है ये कर सकता है कि नहीं, बात बताओ, ठीक है बात। सोर्स क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को, सारी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ला देता है। लोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेगा, कभी हीट के फॉर्म में दे देगा, कभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देगा। क्लियर है बात। जैसे बेटा बल्ब ले सकते हैं, बल्ब बल्ब क्या करेगा, कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। क्लियर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा और हमें प्रोवाइड क्या कराएगा, भी बेसिकली बेटा दोनों चीज़ करता है, ये हमें लाइट भी देता है और गर्म भी तो जाता है ना बल्ब। बेसिकली हर चीज़ गर्म हो जाती है, फैन भी तो गर्म हो ही जाता है, ठीक है ना। तो मैं एक आइडिया देना चाह रहा था, क्योंकि गर्म क्यों होता है फैन, क्योंकि फैन भी किसी चीज़ का बना हुआ है, उसका अपना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बात बताई थी, ऐसा लोगों को लगता है कि सिर्फ हमेशा तार का ही रेजिस्टेंस होता है, बट हमेशा ये बात सच नहीं होती है, हर चीज़ का रेजिस्टेंस होता है। और जो चीज़ भी करंट को रोक रही है, सॉरी, जो चीज़ भी करंट को रोक रही है उसका एक ना रेजिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी उसके अंदर रहता है। और उस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हमने इस सिंबल का यूज़ किया था। अब बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमारा फैन भी तो गर्म हो जाता है, तो फैन की जो रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है उसको हम इससे दिखा देंगे, ठीक है ना। बल्ब की रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी इससे हीट हो रहा है उसको हम इससे दिखा देंगे। हमने बल्ब का मॉडल बना के दिखाया था, ठीक है बेटा। तो अभी बेटा जो चीज़ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ वो चीज़ आप कनेक्ट करिए, और इसमें एक चीज़ देखना कि अगेन ये कंज्यूम किसको कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। क्यों, क्योंकि ये लोड है। तीनों एग्जाम्पल लोड के बेटा नोट कर लेना। चलिए बेटा चलिए बेटा अब मैं सेपरेटली कुछ ना बात कर रहा था ना, कॉमन कुछ भी सोर्स हो सकता है। तो वो सोर्स आपका सोलर सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, कुछ भी
बेसिकली करेगा क्या सोर्स, एक काम जरूर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? देखिए, तो जब भी जो सोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एनर्जी हमेशा प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ना, उसमें जो करंट होता है, करंट लीव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। बेटा याद रखना, जो भी कंपोनेंट, जो भी एलिमेंट एनर्जी को प्रोवाइड कराएंगी, उसमें जो करंट होगा ना वो लीव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। ऐसा भी कह सकते हैं कि आई एंटर्स एट नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर होगी तो बेटा पॉजिटिव से ही निकलेगी। आप, मैं तो कहता हूँ एक चीज़ याद रख लो बस, कि पॉजिटिव पे क्या होगा, सोर्स क्या करता है, पॉजिटिव से करंट को निकालता है। और मैंने आपको रेजिस्टेंस के टाइम पे बताया था कि रजिस्टर एक हमेशा लोड की तरह है, उसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं लोड की बात करूं तो बिल्कुल बेटा इसका उल्टा, कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब अगर कंज्यूम कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आई एंटर्स एट पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमेशा एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करेगा और ऑब्वियसली नेगेटिव से लीव कर जाएगा। चलिए, अभी बेटा मैं फोकस करना चाह रहा हूँ सोर्स पे। ठीक है, देखिए, मान लिया ये कैसा भी एक सोर्स है, उसको मैं सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज एक ना बॉक्स के स्ट्रक्चर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, बॉक्स के स्ट्रक्चर से दिखा दिया, और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, मतलब ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल है। ये जो पॉजिटिव लिखा है टर्मिनल, ये बेसिकली हाई के लिए लिखा है, हाई पोटेंशियल के लिए। ठीक है, ये इसका टर्मिनल एंड है। तो अगर ये सोर्स है तो ये हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मतलब आई को हमेशा पॉजिटिव से लीव कराएगा। जो मैंने पढ़ाया उसी को बनाया। ठीक है ना, तो सोर्स से पॉजिटिव टर्मिनल से, ये बेटा मैंने बोल दिया पहले कि पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट यहाँ से निकल रहा है। अगर करंट ऐसे निकल रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो बेसिकली ये कुछ चार्ज को लेके जा रहा होगा, क्यू चार्ज को। क्लियर है बात? क्यू चार्ज को लेकर जा रहा होगा। अब जब ये क्यू चार्ज को लेकर जा रहा होगा ना, तो देखिए, देखिए फिलहाल अगर ये ना नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको मैंने बोल दिया जीरो पोटेंशियल पे। कुछ भी हो सकता था, सवाल को आसान बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को भी फिलहाल आसानी से समझने के लिए मैंने इसे क्या बोल दिया, चलो बी पॉइंट ए बोल दिया, ए पॉइंट ए बोल दिया, बी जीरो पर है। ठीक है, और ए वाला वी पोटेंशियल पे है, ये हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया वी वोल्ट। क्लियर है बात? अब देखिए, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये हो गया टी टाइम पे, और ये हो गया टी प्लस डी टी टाइम पे। तो देखिए, अगर ये ना बहुत ही यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा था, लेकिन अगर ये टाइम का इंटरवल का चेंज बहुत ही डिफरेंशियल है, तो चार्ज भी डिफरेंशियली फ्लो हुआ होगा, डी क्यू चार्ज फ्लो हुआ होगा। मैं स्मॉल में लिख दूँ बेटा। कहने का मतलब क्या है, सिंपली पहले बना सोर्स, करंट निकल रहा था हाई पोटेंशियल से, जो हाई पोटेंशियल है वो वी वोल्ट पे, जो लो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट पे। क्लियर है बात? तो यहाँ से एक ना डी क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो हुआ होगा, और वो भी डी टी टाइम के अंदर, तभी तो ये आई बना। याद आ गई बात? एजेंटेनियस करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो टी प्लस डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज फ्लो होगा तो क्या बन गया हमारे पास, आई करंट बन गया। अब देखिए,
तो इस सोर्स ने इस डी क्यू चार्ज को फ्लो कराया अपने अंदर से, और यही कैसे करा पाया होगा, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये कुछ ना कुछ तो, या तो सोलर एनर्जी ले रहा होगा तब एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा, या तो केमिकल एनर्जी ले रहा होगा तब एनर्जी प्रोवाइड करा रहा होगा। क्लियर है ना? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूज करके एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, या फिर सोलर रेडिएशन को यूज करके एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर है? अभी हम इसके एनर्जी प्रोवाइड कराने वाले सेगमेंट पे ध्यान देते हैं। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। अब देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूं यू आई, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो क्या होगा, जो चार्ज यहाँ फ्लो होगा वही चार्ज यहाँ फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो चार्ज तो थ्रू आउट सेम होगा, डी क्यू बाई डी डी क्यू बाई डी डी क्यू बाई डी डी, तो हर जगह डी क्यू चार्ज ही तो मिला, तो क्या हो जाएगा डी क्यू इंटू में 0 वोल्ट, क्या हो जाएगी यहाँ पे एनर्जी यू इनिशियल 0, और यू फाइनली डी टी टाइम पे क्या मिल जाएगा आपको, डी क्यू इंटू में वी, डी क्यू इंटू में वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अब अगर मैं इसी में ना पावर को पिक्चर में ले आऊँ कि पावर क्या होगा, तो बेसिकली बेटा पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। क्लियर है? क्या होता है पावर, वर्क डन अपॉन में टाइम। कितना काम किया, जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करी उतनी तो काम कर पाएगा, जितनी इसने पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया यहाँ से यहाँ लाने में, वही इसका काम है। तो क्या हो जाएगा ये डी यू बाय डी टी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जितना काम करेंगे उतना ही तो सोर्स की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। सोर्स ने कितना काम किया होगा, जितना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा, सोर्स ने काम किया तो सोर्स की पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी घट गई होगी। ठीक है ना? कितना टाइम में, डी टी टाइम में, तो उसका पावर कितना होगा डी यू बाई डी टी, क्योंकि डी यू वही काम कर पाया है वो, और ये डी यू क्या है बेसिकली यू फाइनल, कट तो नहीं रहा बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी यू क्या हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या है क्यू डी क्यू, सॉरी डी क्यू इंटू वी माइनस 0 अपॉन में डी टी। इसको अगर मैं ढंग से लिखूँ तो बेटा डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, और ये वी हो जाएगा, डी यू की इक्वेशन। ठीक है? तो देखिए डी यू आ गया, हाँ डी टी आ गया बेटा, ये क्या आ जाएगा बेटा पावर, तो डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा पावर। पावर क्या हो गया डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है आई, वी क्या हो गया पोटेंशियल, पावर क्या हो गया आई इंटू वी, सिंपली बेटा। तो कहने का मतलब जब भी सोर्स है वो करंट हमें ना दे रहा होगा, अगर वो करंट दे रहा होगा तो करंट अगर हर जगह सेम है तो डी क्यू बाई डी टी हर जगह सेम होगा। क्लियर है बात? डी क्यू बाई डी टी हर जगह सेम होगा, तो सिंपली हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डी क्यू इंटू 0 लोअर एंड पे, डी क्यू इंटू वी एट हायर एंड पे, डी यू क्या हो जाएगा डी क्यू डी वी माइनस 0, उसको डी टी से डिवाइड कर देंगे अगर हम, उसको अगर मैं यू एफ माइनस यू आई करूँ तो डी क्यू इंटू वी माइनस 0, डी क्यू इंटू वी माइनस 0 तो क्या हो जाएगा डी क्यू इंटू में वी अपॉन में डी टी, क्या आ जाएगा पावर बराबर वी इंटू आई। मतलब किसी भी सोर्स का अगर मैं पावर कैलकुलेट करना चाहूँ तो बस दो चीज़ पे ध्यान दो, पोटेंशियल पे और करंट पे, बस उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। और एक बात का ध्यान रखना, अगर वो सोर्स है तो प्रोवाइड करा रहा होगा एनर्जी, प्रोवाइड करा रहा होगा तो आई लीव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर है बात? चलिए नोट कर लीजिए बेटा। अब आइए
देखिए बेटा, लोड की बात कर लेते थोड़ी सी। चलिए बेटा, लोड वो चीज होती है, कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बात हमारी पहले भी हो चुकी है इस बात पे। अब अगर ये कंज्यूम कर रहा है तो आई एंटर्स एट पॉजिटिव टर्मिनल। अगर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो आई एंटर्स एट पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने एक कोई भी जनरल लोड बना दिया। लोड कुछ भी हो सकता है बेटा, फैन, बल्ब वगैरह, कुछ भी हो सकता है लोड। अगर कुछ भी हो सकता है तो मैं तो सिर्फ उसमें सिर्फ लिख देता हूँ कि लोड है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कुछ भी हो सकता है। ये वाला पोटेंशियल अगेन मैंने हाई पे मान लिया, ये लो पे मान लिया। अगर ये हाई लो पे है तो ये 0 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। नॉर्मल प्रोसीजर, कुछ भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आई एंटर्स एट पॉजिटिव तो आई एंटर करेगा, सिंपल। अब अगेन सेम चीज़ करूँगा। अगर आई ऐसे फ्लो हो रहा है तो मेरा डी क्यूब चार्ज इधर फ्लो हो रहा होगा। यहाँ पर टी टाइम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी प्लस डी टी टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डी क्यू इंटू में वी हो जाएगी। और यहाँ पे यू फाइनल क्या हो जाएगा, डी क्यू, बताइए, डी क्यू इंटू में 0 हो जाएगा। तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर मैं सिर्फ ना चेंज एनर्जी पे ध्यान दूँ, जरा ध्यान देना इस बात को थोड़ा सा। अगर अब मैं सिर्फ ना डी यू देखूँ तो डी यू होता यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ही है, पर आपका यहाँ पे भी क्या आएगा, वो माइनस डी क्यू इंटू वी आ जाएगा। ये माइनस पता है क्यों आएगा, क्योंकि जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे बनाया ना, उसकी एनर्जी में कमी नहीं आई है, उसकी एनर्जी तो बढ़ गई है। वो तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, जो कंज्यूम कर रहा है उसकी एनर्जी दे थोड़ा ना सकता। वो याद करना बेटा, डी क्यू इंटू में वी आया था हमारा पहले, ठीक है। डी क्यू इंटू वी आया था हमारा पहले जब हमने सोर्स को पढ़ा था, ठीक है। जब हमने सोर्स को पढ़ा था तो हमारा आया था ना डी क्यू इंटू में वी बराबर डी यू। तो इतनी एनर्जी उसकी घट रही थी, उस समय क्या था, पॉजिटिव साइन। तो अब लोड की इतनी एनर्जी बढ़ रही होगी क्योंकि ये कंज्यूम कर रहा है। तो जब घट रही थी तो पॉजिटिव साइन था, तो अब तो बढ़ रही है तो नेगेटिव साइन ही तो आएगा। बात आ रही है समझ में। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ ना अभी आपने डी यू पे ध्यान दीजिए। अगर आपने डी यू पे ध्यान देंगे ना, सिर्फ और सिर्फ ना माइनस, पता है क्या सिग्निफाई कर रहा है, माइनस सिग्निफाई कर रहा है ओनली कंज्यूम एनर्जी, बस। क्लियर है बात। माइनस सिग्निफाई क्या कर रहा है, इट कंज्यूम एनर्जी। या आप देखिए, अगर मैं यू फाइनल लिखूँ इनिशियल, ठीक है। देखिए ये बेसिकली ना माइनस आना भी नहीं पड़ेगा यहाँ पे, चलो ध्यान से देखिए। अगर मैं यू फाइनल लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस यू इनिशियल डी क्यू इंटू में वी। तो अगर मैं इसी को नेगेटिव लिख दूँ ना कि यू इनिशियल एनर्जी अभी इसकी घट रही होगी, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही होगी, इसकी तो बढ़ रही होगी, बट हमारे जो सोर्स होगा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसकी तो घट रही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस साइन ले सकते हैं, तो हमारा पूरा पूरा कैटर कर जाएगा बेसिकली। जो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं डी क्यू इंटू में वी जब ये दिखा रहा हूँ तो ये सिर्फ क्या हो रहा होगा, कंज्यूम एनर्जी, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड पे ध्यान देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देता हूँ कि डी यू क्या हो जाएगा, वी इंटू में डी क्यू, सिंपली। आप सुनना बात को ध्यान से। अगर मेरे को फिर पावर अगर डिफाइन करना हो, लोड का पावर अगर डिफाइन करना हो तो मैं क्या कहूँगा कि डी यू बाई डी टी, जितना चेंज एनर्जी होगा पर यूनिट टाइम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी डी क्यू बाय डी टी क्या हो जाएगा, वी इंटू में आई, ये हो गया पावर। अभी मैं कुछ बातें ना यहाँ से ना आपको कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए ये पावर भी वी इंटू आई आया, वो वाला पावर वी इंटू आया था सोर्स के केस में। तो
तो ये क्या पंगा है कि दोनों में पावर v इंटू आई आ रहा है, सब कुछ सही है, आपका समझने का नजरिया अलग है। देखो ध्यान से, इट इज द रेट एट विच इट कंज्यूम एनर्जी। ये वो रेट है v इंटू आई जिस पर ये ना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम कर रहा है तो मैंने माइनस के साइन को सिर्फ कंज्यूम एनर्जी के आइडिया से हटा दिया कि माइनस साइन सिर्फ यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कंज्यूम कर रहा है एनर्जी। क्लियर है बात? उतने ही रेट से कंज्यूम कर पा रहा है जितनी रेट से हमारा कोई सोर्स सप्लाई कर पा रहा था। सोर्स की सप्लाई क्या थी हमारे पास में, रेट ऑफ एनर्जी कितना आया था, पावर v इंटू में आई आया था। ये क्या था, रेट एट विच सोर्स सप्लाई। जितने रेट से सोर्स सप्लाई कर रहा था उतने ही रेट से लोड कंज्यूम कर रहा है। और जस्ट ये एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के हैं। आई एंटर करेगा लोड में पॉजिटिव से और आई लीव करेगा सोर्स में पॉजिटिव से। क्लियर बात बेटा? तो आई बेटा आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी इसके आगे हम ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बेटा? और कुछ बातें मैं और भी सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लासेस में। और बस सिंपली मैं आपको यही बोलूँगा कि ना रेगुलरली पढ़ते रहिए, ठीक है? और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसे चीज़ें लग रही है। मैं तो अपना पूरा बेटा 100% दे रहा हूँ, ठीक है? आप ये अपना 100% दीजिए। अपने डेली गोल्स बनाइए, ठीक है? आप अपने आप को बीट करिए, अपने फ्रेंड को मत देखिएगा अभी फ़िलहाल कि वो कैसे कर रहा है चीज़ों को, मैं भी वही चीज़ें करके कुछ कर लूँ क्या। नहीं, आप खुद के लिए सीखिए, ठीक है? आपको चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए। जो आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, उसको अपने आप को अच्छा लगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, ठीक है? और खुद पर विश्वास रखो। और बस बेटा मेरा तो एक ही मोटो है, कीप थिंकिंग अबाउट ऑलवेज प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।